हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेज जालोर। आज का अपना लेक्चर्स नीट का लेक्चर जो है, जो क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शंस को लेकर के है। क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो हमने शुरू किया था, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो उसके अंदर हमने फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया। ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो यूट्रस, वेजाइना और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को लेकर के। फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब और ओवरी क्या चीज़ होती है। तो देखिए, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, मैंने आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बताया था। फॉर एग्जांपल, ये एक यूट्रस है, ये हमारे पास एक यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर यहाँ पर साइड से जो है इधर फैलोपियन ट्यूब निकलती है। ये यूट्रस है हमारे पास। यूट्रस को हम इस टाइप से मान सकते हैं कि ये एक इन्वर्टेड पीयर शेप है, यानी उल्टे नाशपति की आकृति का होता है। हमारा फीमेल का जो गर्भाशय है वो उल्टे नाशपति की आकृति का होता है, मतलब इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर होती है। इस यूट्रस से यहाँ पर जो ट्यूब निकलती है उसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जो ट्यूब निकल रही है इसको हम किस नाम से जानते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे आगे वाला भाग है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है और इस चौड़े भाग पे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, जिसके आगे अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। और इस अंगुली नुमा संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? फिम्बरी। ये फिम्बरी है जो यहाँ पर पाई जाती है और ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा भाग है जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इसी फैलोपियन ट्यूब के जस्ट सब जो आगे वाला भाग है, यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होती है। एक ओवरी यहाँ प्रेजेंट है और एक ओवरी यहाँ प्रेजेंट होती है, यानी फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरी जो है वो लोकेटेड होती है लेफ्ट एंड राइट साइड। ओवरी जो है वो ब्रॉड लिगामेंट से आपस में जुड़ी हुई रहती है। जो लिगामेंट्स होते हैं, ये लिगामेंट्स आपस में ओवरी को जुड़े रखते हैं इस टाइप से। अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर दो चीज कंप्लीट होती है। ये हमारे पास क्या है? ओवरी है और इस ओवरी में यानी अंडाशय में दो चीज इंपोर्टेंटली कंप्लीट होती है। पहली जो चीज कंप्लीट होती है उसका नाम है oogenesis। oogenesis मतलब अंडाणुजनन, यानी यहाँ पर एक एग मदर सेल जो है वो धीरे धीरे माइटोसिस और मियोसिस करके फिर एग सेल बनाएगी। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर कंप्लीट ये होती है। ओवरी में जो सेकंड नंबर पे कोई चीज कंप्लीट होती है तो वो होती है फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि ओवरी में तीन टाइप के फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। तीनों में मैंने डिफरेंस बताए थे कि प्राइमरी फॉलिकल वो होता है जिसमें एक oogonia जो है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ऊ साइट है, प्राइमरी जो ऊ साइट है उसके चारों ओर जो है ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाती है, फॉलिकल की सेल्स आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। फिर उसके बाद में जब ग्रेनुलोसा सेल के चारों ओर एक थीका लेयर आ जाती है तब बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। और उसके बाद में थीका लेयर डिफरेंशिएट होता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। साथ ही साथ जब कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है तो टर्सरी फॉलिकल बनता है, जो बाद में डेवलप होकर ग्राफिन फॉलिकल बनाते हैं। ये सारी कंडीशन जो है वो फॉलिकुलोजेनेसिस में आती है। ओवरी के अंदर सबसे लास्ट में जो घटना होती है उस घटना को हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फॉलिकल, और उसको हम फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। लास्ट की जो घटना होती है उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया जो है वो LH हार्मोन के प्रभाव में होती है, जिसके अंदर जो बना हुआ फॉलिकल है वो टूटता है और जैसे ही फॉलिकल टूटता है तो ओवरी में 4 नंबर की जो घटना होती है, फोर्थ जो इवेंट्स होता है ओवरी में, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ये चारों चीज हम लोगों ने ओवरी के अंदर पढ़ाई थी। तो ओवरी में 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? oogenesis होता है, oogenesis के साथ साथ फॉलिकुलोजेनेसिस होगा, यानी पुटी का निर्माण होगा। प्राइमरी पुटिका बनती है, सेकेंडरी पुटिका बनती है, टर्सरी पुटिका बनती है, फिर लास्ट में एक परिपक्व पुटिका बनती है, ग्राफिन फॉलिकल बनती है। तीसरे नंबर की ओवरी के अंदर जो घटना होती है वो होती है फॉलिकुलर एट्रेसिया, यानी यहाँ पर जो FSH हार्मोन के साथ जब LH हार्मोन अपना लेवल बढ़ा देता है, LH सर्ज होता है, तो उस समय फॉलिकुलर जो है FSH के प्रभाव में फॉलिकुल
फॉलिकुलोजेनेसिस होता है। और वही एफएसएस हार्मोन के साथ जब एक हार्मोन और बढ़ जाता है एलएच, तो एलएच हार्मोन के प्रभाव में जो है बना हुआ फॉलिकल टूटने लगता है, उसी को हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एंड देयर आफ्टर व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल गेट रप्चर्ड, देन secondary secondary oocyte released outside from the wall of ovary, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ओव्यूलेशन, जो 14 डे पे होता है, 14वें दिन होता है। यानी इन फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर 14 डे पे ये ओव्यूलेशन कंप्लीट होता है, 14वें दिन। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ओव्यूलेशन 14वें दिन होगा। एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 दिन का होता है। उस 28 में से जो लास्ट की जो फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होती है। पहली फेज 1 से 5 दिन चलती है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरी फेज जो है वो 6 से 13 दिन 14 दिन तक चलती है, लगभग 13 दिन तक चलती है, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज, जिसमें ये फॉलिकुलोजेनेसिस होता है। तीसरी फेज जो है वो ओव्यूलेटरी फेज, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, जो 14वें दिन होती है। और फोर्थ फेज होती है जो 14 दिन एग्जैक्टली चलती है, 16 से 28 दिन चलती है, जिसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। अब जो अगर मान लो किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है, तो जो लास्ट की जो फेज होती है जो फिक्स 14 दिन चलती है, तो उसको अगर माइनस कर दे 14 दिन को, तो पीछे 14 दिन रहते हैं, इसका मतलब 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मान लो कि 14 दिन 28 दिन का नहीं होकर के 30 दिन का है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 30 दिन का है, तो सब बात आती है कि उसमें ओव्यूलेशन का डे कौन सा होगा, ओव्यूलेशन डे ऑफ ओव्यूलेशन जो है वो कौन सा होगा। तो वही 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो सबसे लास्ट वाली जो फेज होती है ल्यूटियल फेज, उसका डे फिक्स होता है, वो हमेशा कितना होता है 14 दिन का। तो 30 में से 14 जाते हैं तो पीछे कितने रहते हैं 16। इसका मतलब फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल जो ओव्यूलेशन डे है वो हमेशा कौन सा होगा 16 होगा। यानी ओव्यूलेशन जो है वो टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है उसमें से 14 माइनस करो तब जाके आता है। बट हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादातर केस में जो है 28 दिन का होता है, तो उस हिसाब से 28 माइनस 14 जो है वो 14 आता है। इसका मतलब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज जो है वो कितने दिन का होता है 14 दिन का। बट एक्चुअली इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुएशन डेज कि कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चलता है। तो हमने ओवरी में ये चारों घटनाएं पढ़ ली थी। oogenesis क्या होता है, फॉलिकुलोजेनेसिस क्या होता है, फॉलिकल एट्रेसिया क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है। ओवरी के बाद में फिर हमने सेकंड नंबर पे जो चीज पढ़ी थी उसका नाम था फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब की अगर बात करें तो फैलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो टोटली जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको कहते हैं हम इनफंडिबुलम। ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो सबसे ब्रॉड पार्ट है उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इस इनफंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फिम्बरी। और ये जो फिम्बरी है ये एग को रिसीव करती है, उस साइड को रिसीव करती है ओव्यूलेशन के बाद। जैसे मान लो ये ओवरी है, ओवरी से जैसे ही ऊ साइड रिलीज हो गया, तो ये ऊ साइड जो है यहाँ से इस फैलोपियन ट्यूब में चले जाती है फिम्बरी के द्वारा। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का सेकंड नंबर जो पार्ट होता है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं एम्पुला। उसको हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का वो भाग होता है जो फर्टिलाइजेशन करता है, यानी उसके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए जो है एक इवेंट्स स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर स्पर्म आकर के एग सेल से मिलते हैं, आई मीन उस ओवम से मिलते हैं या उस सेकेंडरी वो साइड से मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब का तीसरा पार्ट जो कि यूट्रस में थोड़ा सा फंसा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं इस्थमस। इस्थमस ये यूट्रस से थोड़ा सा बाहर होता है, इस यूट्रस में फंसा हुआ नहीं रहता, यूट्रस से थोड़ा सा जो है बाहर रहता है। और इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, इस भाग को हम इस्थमस के नाम से जानते हैं। तो इस्थमस इज व्हाट, इस्थमस इज लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो कि यूट्रस के लेयर के थोड़ा बाहर होता है। जो यूट्रस के अंदर जो भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का एक भाग जो बिल्कुल यूट्रस के अंदर यूट्रस की लेयर के साथ मर्ज होता है, जुड़ा हुआ रहता है, यानी उसका फैलोपियन ट्यूब का वो भाग जो यूट्रस के अंदर गर्भाशय के अंदर चला जाता है, उसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। इंट्राम्यूरल पार्ट।
इस तरह से फैलोपियन ट्यूब में टोटल हमें 4 भाग देखने को मिलते हैं. फर्स्ट पार्ट इज वाइडर पार्ट और ब्रॉड पार्ट विच रिसीव द एग फ्रॉम द सीलम बॉडी कैविटी, दैट इज कॉल्ड infundibulum. Infundibulum had finger like projection which receive the egg from the xylem, that is called fimbriae. Second part of fallopian tube is called ampulla, it is site of fertilization. And third part of fallopian tube is narrow part, that is called their isthmus. And last part of fallopian tube which entered inside the cavity of uterus or inside the wall of uterus, that is called intramural part. ये सबसे लास्ट पार्ट होता है जो मोरुला को आगे कंडक्ट करता है और आगे से आगे लेके जाता है. फैलोपियन ट्यूब को लेकर के हमने और भी बातें बताई थी कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो स्पर्म का कंडक्शन करवाता है, ओवम का कंडक्शन कराता है, ये जो है ओवम को न्यूट्रिएंट भी करता है, न्यूट्रिशन भी देता है, स्पर्म को भी पाथवे आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है, इसके अलावा क्लीवेज में मदद करता है. क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के साथ साथ एक और घटना होती है जिसको हम कहते हैं क्लीवेज, यानी मोरुला और आगे जाकर के जो ब्लास्टुला बनता है, तो ब्लास्टुला से पहले पहले की जो भी स्ट्रक्चर्स होती है, यानी मोरुला बनना, मोरुला से पहले की जो स्ट्रक्चर्स है उसमें सारी सेल को कंडक्ट कराना और फैगोसाइटोसिस से बचाना एग सेल को, इन सब का काम भी फैलोपियन ट्यूब ही करते हैं. यहाँ तक जो मैंने बातें बताई वो ऑलरेडी हमने बता दी थी. आज का अपना जो पार्ट है वो है यूट्रस को बताना. पर यूट्रस क्या होता है, यूट्रस को बताने से पहले हमने एक बार रिवीजन किया. जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है वो सब एक रिवीजन था, यानी फैलोपियन ट्यूब तक हमने ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी थी. मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने फैलोपियन ट्यूब तक सारी बातें बता दी थी. अब हम बात करते हैं आगे जो है यूट्रस की. अब यूट्रस की बात करें तो व्हाट इज यूट्रस. यूट्रस अभी बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो उल्टे नाशपति की आकृति की होती है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, यूट्रस. तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये एक यूट्रस है. अब यूट्रस में मेनली 3 भाग होते हैं. यूट्रस के अंदर अगर देखा जाए तो मेनली जो है वो 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं. पहला जो यूट्रस का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फंडस. फंडस एक अपर डोम शेप पार्ट होता है. अगर पूछे कोई कि व्हाट इज फंडस, तो फंडस जो है वो यूट्रस का अपर डोम शेप पार्ट, तो ये है फंडस. ये यूट्रस का पहला पार्ट है, इसको हम कहते हैं अपर डोम शेप पार्ट. ठीक है, अपर डोम शेप पार्ट. यूट्रस का ऊपर वाला जो मकबरे टाइप का जो पार्ट होता है, डोम शेप जो पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं फंडस. यूट्रस का सेकंड जो पार्ट होता है वो बीच वाला होता है, जिसको हम कहते हैं बॉडी. ये यूट्रस का सेकंड पार्ट है, इसको हम बॉडी के नाम से भी जानते हैं और इसको हम एक और नाम से जानते हैं. इसका एक नाम है कॉर्पस. इसको हम कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं. और कॉर्पस का मेन काम क्या है, इट इज साइट ऑफ प्रेगनेंसी. इसका मतलब यहाँ पर साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होता है. इम्प्लांटेशन, इट इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन, जो भी बच्चे का जन्म होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा, एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, वो इसी पार्ट में होगा. यूट्रस का जो तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सर्विक्स. ये यूट्रस का थर्ड पार्ट होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सर्विक्स. अब यहाँ पर एक नाम आया सर्विकल कैनाल, दैट इज पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स. ये लिखा हुआ है सर्विक्स, देखो ये सर्विक्स लिखा हुआ है. ठीक है, तो इस तरह से बॉडी भी लिखा हुआ है. बॉडी यानी जो है यूट्रस का मिडिल पार्ट. तो यूट्रस में 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं फंडस. उसके बाद सेकंड पार्ट को हम कहते हैं बॉडी और थर्ड पार्ट को हम कहते हैं सर्विक्स. अब सर्विक्स में आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है. जो सर्विक्स है उसमें आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी. एक स्ट्रक्चर का नाम है इंटरनल ओस, ये वाला. ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स. इस सर्विक्स में एक स्ट्रक्चर तो दिख रही है इंटरनल ओस, यानी ये वाला भाग जो है इंटरनल ओस, और ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको कहते हैं एक्सटर्नल ओस. इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस के बीच में जो एरिया दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया को कहते हैं हम सर्विकल कैनाल. इसका नाम क्या हो गया, सर्विकल कैनाल. तो क्या है सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल जो है वो सर्विक्स का वो पार्ट है जो उसके इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस के बीच में, यानी ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं सर्विकल कैनाल. तो ये किसके बीच में प्रेजेंट है, इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस, प्रेजेंट बिटवीन इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस. एक्सटर्नल ओस,
इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस दोनों के बीच में एक जो चीज प्रेजेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम नाम देते हैं सर्विकल कैनाल। अब एक और नाम अपने को आए दिन सुनने को मिलता है, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या चीज होती है, तो किसी भी यूट्रस में एक तो होती है सर्विकल कैनाल, और सर्विकल कैनाल के ठीक नीचे की ओर ये जो आपको कैनाल दिख रही है, ये वाली, इस कैनाल को हम कहते हैं वेजाइनल कैनाल। इसका नाम है वेजिनल कैनाल। तो सर्विकल कैनाल और वेजिनल कैनाल जब दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से बनता है बर्थ कैनाल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, बर्थ कैनाल। तो व्हाट इज बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल एंड वेजिनल कैनाल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल जो कि बच्चे के जन्म की एक नाल होती है, इसी को हम, इसका निर्माण खाली वेजाइना से नहीं होता, केवल वेजाइना से नहीं होता, वेजाइना के साथ सर्विक्स भी मदद करती है। वेजाइना के साथ सर्विक्स जो है काफी ज्यादा मदद करती है, क्योंकि वेजाइना में किसी तरह की जो है ग्लैंड्स नहीं होती, किसी तरह की ग्रंथियां नहीं होती। तो वेजाइना के अंदर जो भी म्यूकस होता है, जो भी लैक्टेशन होता है, आई मीन जो भी जो म्यूकस का जो पार्ट उसके अंदर होता है, वो सारा म्यूकस जो है वो सर्विकल कैनाल से ही आता है, सर्वाइकल से ही आता है। देयर इज नो एनी ग्लैंड प्रेजेंट इन वेजाइना and all the lubrication occur in vagina are only present are only due to cervical canal। तो यूट्रस के अंदर हमने यहाँ पर तीन चीजें देखी कि यूट्रस जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तीन पार्ट्स में। हम एक बार वापस यहाँ लिख लेते हैं कि यूट्रस जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका जो पहला पार्ट्स होता है वो फंडस होता है, जिसको हम कहते हैं डोम शेप, अपर डोम शेप पार्ट, ये है फंडस। सेकेंड पार्ट जो यूट्रस का होता है उसको हम कहते हैं बॉडी, या उसको हम कहते हैं कॉर्पस। और यूट्रस का जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सर्विकल या सर्विक्स। ये यूट्रस का तीसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, इस तरह से यूट्रस तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब यूट्रस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यूट्रस के पार्ट्स को जानने के बाद अब हम उसकी लेयर के बारे में बताते हैं। आपको इसी डायग्राम में यूट्रस के तीन लेयर दिख रही होगी। ये सबसे अंदर वाली लेयर दिख रही है, उसके बाद में बीच वाली थोड़ी मोटी लेयर दिख रही है, और फिर तीसरी बाहर वाली जो रेड कलर की लेयर है वो दिख रही है। तो यूट्रस के लेयर के लिए हम एक बार इस डायग्राम को फिर से बताते हैं। यूट्रस में टोटल कितनी लेयर होती है, तीन लेयर होती है। ठीक है, तो इसी डायग्राम को हम रिकैप करते हैं। इस डायग्राम में हम वापस देखते हैं कि यूट्रस में आपको तीन इंपॉर्टेंट लेयर दिख रही है। देखो, सबसे पहली जो लेयर दिख रही है यूट्रस में, उस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम। ये वाली लेयर, सबसे फर्स्ट नंबर की जो लेयर दिख रही है वो ये वाली है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ये फर्स्ट लेयर हो गई। उसके बाद यूट्रस में सेकंड नंबर की जो लेयर दिख रही है वो ये दिख रही है, और इसका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका नाम है मायोमेट्रियम। ये है मायोमेट्रियम। ठीक है, ये मायोमेट्रियम हो गई। यूट्रस में जो थर्ड नंबर की लेयर दिख रही है वो सबसे बाहर होती है, वो सबसे आउटसाइड होती है, जो आपको रेड कलर में दिख रही है। और ये जो रेड कलर की जो लेयर दिख रही है, इस लेयर को हम कहते हैं उसको कहते हैं हम एपीमेट्रियम या पेरीमेट्रियम। एपीमेट्रियम। तो इस तरह से यूट्रस में टोटल कितनी लेयर है, तीन लेयर। अब इन तीनों लेयर के अपने अपने काम है। सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर के बारे में बता दें, एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इस लेयर का काम क्या है, सबसे पहले तो इसकी बनावट की बात करते हैं। तो ये एक कॉलुमनर एपिथेलियल सेल से बनी है। ये एक ऐसी एपिथेलियल सेल से बनी है जो ज्यादातर कैसी होती है, कॉलुमनर। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि ये किससे बनी है, तो ये बनी है कॉलुमनर एपिथेलियल सेल से। पहली बात तो ये कि कॉलुमनर एपिथेलियल सेल से बनी है। दूसरी बात, इसके भी दो भाग होते हैं, एक तो स्ट्रेटम फंक्शनली और एक स्ट्रेटम बेसिलिस। तो दो भाग होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस
जो इसका मेन भाग होता है, और एक होता है स्ट्रेटम बेसिलिस। जो मेन पार्ट है, जो ये सारा काम कंडक्ट कराता है, उसका नाम क्या है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। दूसरी बात, अब यूट्रस जो है उसके अंदर ये लेयर क्या है? तो इस लेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ती है एक हार्मोन के प्रभाव में, और उस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो यूट्रस की इस लेयर की थिकनेस बढ़ाता है, ठीक है। और ये जो लेयर बढ़ेगी थिकनेस के अंदर, तब जाकर के सारा का सारा काम जो है होगा। तो एंडोमेट्रियम जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेयर है एक बच्चे की प्रेगनेंसी के अंदर। बच्चा एक जो है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे का इम्प्लांटेशन तभी होगा जब ये लेयर जो है उसकी थिकनेस बढ़ेगी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाता है, और वही दूसरी तरफ जो मायोमेट्रियम है उसको कॉन्ट्रेक्शन से बचाता है। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी मायोमेट्रियम, उतना ज्यादा दिक्कत आ सकती है। कई बार बच्चा गिर सकता है, दिक्कत आ सकती, मिसकैरेज हो सकता है। तो कॉन्ट्रेक्शन को बचाना है, एंड मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन को जो बचाना है, तो उसके लिए जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मदद करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जनरली दो काम करता है। एक तरफ तो ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है, दूसरी तरफ जो है ये दिस हार्मोन जो है प्रिवेंट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मायोमेट्रिक मसल्स, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से बचाता है, ठीक है। अब ये जो थिकनेस है ये बढ़ गई, तो यूट्रस की इस लेयर का मेन काम क्या हुआ? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, यहाँ पर ये चार बातें आपको याद रखनी है कि ये लेयर क्या क्या करती है। तो पहला काम तो है ये कि कैसे बनती है, तो हमने बताया कि ये एक कॉलुमनर एपिथेलियल सेल से बनती है। सेकंड नंबर बताया कि ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस नाम की जो लेयर होती है, और उसकी थिकनेस कौन बढ़ाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और उसके बाद में हमने कहा कि ये लेयर जो है वो बच्चे के गर्भरोपण में मदद करती है, यानी वी कैन से दैट इट इज हेल्पफुल इन इम्प्लांटेशन। यूट्रस की सेकंड नंबर की जो लेयर दिख रही है उस लेयर का नाम है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम एक प्रकार से सॉफ्ट इनवॉल्यूंटरी मसल से बनी होती है। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की ये जो है सॉफ्ट इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, या हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट मसल्स हैं जो एक प्रकार से इनवॉल्यूंटरी होती है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब एक इंसान की इच्छा के अनुसार, एक मदर की इच्छा के अनुसार ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। इसका कॉन्ट्रैक्शन हार्मोनल कंट्रोल होता है, और वो हार्मोन कौन सा होता है? आई ऑलरेडी मेंशन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसके प्रभाव में ये सारा काम करती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो एपिमेट्रियम होती है, जिसका मेन काम है प्रोटेक्शन। ये सुरक्षा का काम करती है जो यूट्रस के बाद पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यूट्रस में टोटल कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। अब यूट्रस को लेकर के बात करते हैं यूट्रस के अदर नेम। यूट्रस की लेयर बता दी, यूट्रस के पार्ट्स बता दिए। अब यूट्रस के अदर जो है नेम बताते हैं कि यूट्रस में और किन किन नामों से यूट्रस को जाना जाता है। तो देखो, यूट्रस को हम एक तो मेट्रा कहते हैं। मेट्रा, जैसे एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इसमें मेट्रियम नाम आया, तो मेट्रियम का मतलब क्या होता है? यूट्रस। यूट्रस को हम वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, यानी बच्चेदानी के नाम से भी जानते हैं। वॉर्म का मतलब होता है थैली, ये एक बच्चेदानी है, थैली है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है। यूट्रस को हम मेडिकल भाषा में हिस्टेरा के नाम से भी जानते हैं, और ये शब्द उस समय यूज करते हैं जब यूट्रस को किसी प्रॉब्लम की वजह से हटाया जाता है सर्जिकली। सर्जिकली रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। तो वहां पर हिस्टेरा शब्द जो है उसका यूज होता है। तो हिस्टेरा शब्द से बना हिस्टेरेक्टोमी, और हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकली रिमूवल ऑफ यूट्रस इन केस ऑफ any infection occur inside the uterus. If it occur, then hysterectomy can be done. तो हम कह सकते हैं सर्जिकली रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस में किसी तरह का अगर इन्फेक्शन हो जाता है और यूट्रस को हटाना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। यूट्रस के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वेजाइना। वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हम कह सकते हैं वल्वा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया, या उसको हम किस नाम से जानते हैं? वल्वा के नाम से जानते हैं। तो
तो व्हाट इज वेजाइना एंड व्हाट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया वल्वा। देखो, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर बहुत सारी बातें आती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फीमेल के अंदर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फीमेल के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल्स ये एक यूट्रस है, हम वापस एक डायग्राम बनाते हैं, ये एक यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर ये जो है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं। ये यूट्रस के अंदर वाली लेयर है जिसको हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था। हम इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहे हैं। ये इसके अंदर अंदर वाली लेयर हो गई। यहाँ से जो है यूट्रस के अंदर जो है ये फैलोपियन ट्यूब निकल रही है, ये फैलोपियन ट्यूब निकल रही है जिसको हमने बताया अभी। और ये समझो कि ये यहाँ से जॉइंट है, ठीक है। अब यूट्रस के अंदर ये सारी चीजें तो हमने बता दी कि यूट्रस क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, ओवरी क्या है। अब इस फैलोपियन ट्यूब यूट्रस का जो लास्ट भाग है जिसको हमने सर्विक्स नाम दिया, ये आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसका नाम है सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स आगे जाके बनाता है सर्विकल कैनाल। इस सर्विक्स से ठीक आगे यहाँ पर अगर हम इस भाग की बात करें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इसको हम कहते हैं वेजाइनल पैसेज, वेजाइनल पैसेज, या इसको हम कहते हैं वेजाइनल कैनाल। और इधर सर्विक्स है, इसको सर्विकल कैनाल कहते हैं, और इधर वेजाइनल कैनाल, इन दोनों को मिलाते हैं तब जाकर के बनता है बर्थ कैनाल, तब जाकर के क्या बनता है, बर्थ कैनाल, ठीक है। तो बर्थ कैनाल दो चीजों से बनती है, एक सर्विकल कैनाल से और एक वेजाइनल कैनाल। सर्विक्स और वेजाइना की अगर हम बात करें तो वेजाइना के अंदर भी बहुत सारी बातें होती है कि वेजाइना को लेकर के हमें काफी चीजें पढ़नी है। इस डायग्राम को हम एक बार और जो है कॉपी करते हैं और अगले पेज पे बताते हैं कि वेजाइना और सर्विक्स को लेकर के किन किन चीजों को हमें याद रखना है जिसके बारे में एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, अब देखो, हम सबसे पहले वेजाइना के बारे में बताते हैं कि वेजाइना क्या चीज होती है, और उसके बाद में फिर हम बताते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या चीज होती है। वेजाइना, वेजाइना को लेकर के सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो है कि ये एक बर्थ कैनाल है। अब अकेली बर्थ कैनाल नहीं है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसके साथ जब सर्विक्स जुड़ती है और सर्वाइकल कैनाल जुड़ती है तब जाकर के बर्थ कैनाल बनती है। दूसरी बात, इसमें किसी तरह की कोई ग्लैंड नहीं होती, कोई ग्रंथि नहीं होती। वेजाइना के अंदर किसी भी तरह का जो सिक्रेशन होता है, लुब्रिकेशन होता है, किसी तरह का जो म्यूकस बनता है, जो ओव्यूलेशन के टाइम में थोड़ा कम बनता है, पतला बनता है, क्योंकि उसको स्पर्म की एंट्री करवानी होती है, फर्टिलाइजेशन का डे होता है। ओव्यूलेशन के अलावा बाकी टाइम में जो है ये म्यूकस ज्यादा हो सकता है, थोड़ा गाढ़ा हो सकता है। अब इसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती, इसमें जो भी म्यूकस वगैरह होता है वो सारा म्यूकस सिक्रेशन किससे हुआ, सर्विक्स से। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया वेजाइना के अंदर क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। अब इन बैक्टीरिया का काम क्या है, लैक्टोबैसिलस को का काम है लैक्टिक एसिड बनाना, और लैक्टिक एसिड बनाने के लिए इनको ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को तोड़ना पड़ेगा। तो ग्लाइकोजन कहाँ से आता है, तो वेजाइना की जो सेल्स होती है उसमें दुनिया भर का ग्लाइकोजन पाया जाता है, बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन पाया जाता है। और ये ग्लाइकोजन जो है वो वेजाइना के अंदर जो है ये लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं, और यूज करके उस ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं जिससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। यानी वेजाइना की सेल के अंदर बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन पाया जाता है, और वो ग्लाइकोजन तुरंत ही कांटेक्ट में आता है इन बैक्टीरिया के, और उसकी वजह से ये ग्लाइकोजन टूट के और फिर किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड वेजाइना में क्यों बनता है, इसलिए बनता है ताकि किसी तरह का वेजाइना में इन्फेक्शन नहीं हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह जो है उसको रोकने के लिए ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से वेजाइना का जो एनवायरनमेंट होता है वो हाईली एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब ज्यादा एसिडिक नहीं है, इसका जो एसिड लगभग कितना होता है, 3.9 से 4.5 के आसपास होता है, यानी 3.9 से 4.5 के आसपास का जो एसिड होता है, जो एनवायरनमेंट है एसिडिक एनवायरनमेंट, वो इसमें पाया जाता है। इसके अलावा वेजाइना में ये भी ध्यान रखना है कि वेजाइना में दोनों टाइप की मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स भी होती है और वॉल्यूंटरी मसल्स भी होती है। वॉल्यूंटरी मतलब
मसल्स मतलब ऐसी मसल्स जो इच्छा से काम करती है, जो रफ होती है, जो स्ट्राइटेड होती है, और स्मूथ मसल्स वो होती है जो इनवॉलेंट्री होती है और अनस्ट्राइटेड होती है। वेजाइना के अंदर जो है नॉन केरेटिनाइज टिश्यू भी पाए जाते हैं। नॉन केरेटिनाइज टिश्यू जो है वो भी पाए जाते हैं। केरेटिनाइज और नॉन केरेटिनाइज दो टाइप के टिश्यू होते हैं। केरेटिनाइज टिश्यू वो होते हैं जो सेल को डेड बना देते, जैसे अपनी स्किन है, स्किन के ऊपर जो सेल होती है वो डेड सेल होती है, तो उसको हम केरेटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। लेकिन वेजाइना के अंदर जो है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और नॉन केरेटिनाइज जो है वो टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें अपने को इससे याद रखनी है। इनके अलावा हम कह सकते हैं कि वेजाइना जो है वो एक प्रकार से साइट ऑफ इंसेमिनेशन है, मतलब इट रिसीव पीनस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो ये ग्लांस पीनस को रिसीव करती है या पीनस को रिसीव करती है, और साथ ही साथ स्पर्म को रिसीव करती है। और स्पर्म जो बॉडी में आ रहे हैं वेजाइना की बॉडी में, इसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज साइट ऑफ इंसेमिनेशन, साइट ऑफ इंसेमिनेशन। ये इंसेमिनेशन की बड़ी साइट है, और हम कह सकते हैं कि इट रिसीव penis during sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पेनिस को, पीनस को जो है रिसीव करने का काम है वो भी किसने किया है? वेजाइना ने किया। इतनी सारी बातें हमें वेजाइना को लेकर के याद रखनी है। उसके बाद में फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होता है वो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है वेजाइना के आसपास जितने भी आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या उनको हम वल्वा के नाम से जानते हैं। एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं। अपने पास एक डायग्राम है जिसके अंदर हमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिखता है। देखो इस डायग्राम में आपको बहुत सारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिख रहे हैं। सबसे पहला जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिख रहा है उसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिक। ये जो फर्स्ट नंबर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिक। ये क्या है? ये वेजाइना के अंदर एक प्रकार का फैटी टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। एक फैटी टिश्यू होता है जो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, यानी फैटी टिश्यू का एक ग्रुप होता है जिसके चारों ओर कुछ हेयर होते हैं जिसको हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। तो मॉन्स प्यूबिक को लेकर के एक बात याद रखनी है कि इट इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू covered by skin and pubic hair, covered by skin and pubic hair, pubic hair, स्किन और प्यूबिक हेयर इन दोनों से कवर्ड जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिक। वेजाइना में सेकंड नंबर का जो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका नाम है क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस क्या चीज है? क्लाइटोरिस जो है वो है एक एक्साइटेटरी ऑर्गन है, एक्साइटेटरी ऑर्गन है। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कोइटस होता है, तो उस समय फीमेल की बॉडी को एक्साइटेड करने वाला जो पार्ट है वो है क्लाइटोरिस। इसके बारे में एक और चीज याद रखनी है कि इट इज होमोलोगस टू पेनिस। ह्यूमन मेल के जो पेनिस है उसके होमोलोगस अगर कोई ऑर्गन्स है तो उसका नाम है क्लाइटोरिस। ये ह्यूमन के पेनिस के होमोलोगस होता है। जो काम ह्यूमन का पेनिस करता है वो क्लाइटोरिस कर सकता है, यानी ये एक्साइटेटरी ऑर्गन का काम करता है। फीमेल की बॉडी में जो एक्साइटेशन होता है, जो सेक्सुअल एरोजल आता है, वो इसकी वजह से आता है। थर्ड नंबर का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो है ये क्या है? ये फ्लैशी फोल्ड होते हैं, फ्लैशी थिक स्किन फोल्ड होते हैं, थिक स्किन फोल्ड होते हैं, यानी एक मोटी चमड़ी वाले जो फोल्ड होते हैं, जो दो फोल्ड होते हैं, वो उनको कहते हैं हम लेबिया मेजोरा। ये वेजाइना को कवर करते हैं चारों तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट जो वेजाइना के अंदर जो आपको फोल्ड दिख रहे हैं, जो अंदर वाले पतले स्किन के जो फोल्ड होते हैं उनको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। तो ये भी फ्लैशी फोल्ड है बट ये थिन स्किन होते हैं, फ्लैशी थिन स्किन
फोल्ड। और ये भी क्या करते हैं, यहाँ पर मदद करते हैं अलग अलग तरीके से। अब लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा ये भी ह्यूमन के कुछ ऑर्गन से होमोलोगस होते हैं। जैसे लेबिया माइनोरा है ये पेनाइल यूरेथ्रा से होमोलोगस होते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा, और वही लेबिया मेजोरा जो होते हैं वो स्क्रोटम, मेल के जो स्क्रोटम है उसके होमोलोगस होते हैं। इसके अलावा आपको वेजाइना के ऊपर एक यूरेथ्रल ओपनिंग दिख रही है, आपको जो है एक और स्ट्रक्चर दिख रही है जिसका नाम है यूरेथ्रल ओपनिंग। वेजाइना के ठीक ऊपर जो है एक ओपनिंग होती है जिससे यूरिन पास आउट होता है, यूरिनेशन होता है, और साइट ऑफ यूरिनेशन जो है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। और उसके बाद में एक स्ट्रक्चर दिख रही है जिसका नाम है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज व्हाट? वेस्टिब्यूल इज एरिया विच एंक्लोज बाय लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा से जो कवर्ड एरिया होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? वेस्टिब्यूल। तो आज का जो अपना लेक्चर्स था, ये लेक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, इन सब चीज़ों को समझाने का था। और आज का अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने क्लियरली समझा दी। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फीमेल में होती है, क्या काम करती है, और साथ साथ मेमोरी ग्लैंड जो है वो फीमेल में क्या काम करती है। तब तक के लिए मेरा चैनल जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करें और वेट करें नए लेक्चर्स का। धन्यवाद।